हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर का नाम है वाटर रिसोर्सेज। इससे पहले हम दोनों चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप पूरे चैप्टर क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दो बच्चे हैं। यहाँ पर एक का नाम चिंटू है और दूसरे का नाम है पिंकी। तो वो दोनों आपस में बातें कर रहे हैं वाटर को लेकर। तो जो चिंटू होता है वो कहता है कि तुमने टीवी रिपोर्ट के बारे में देखा क्या? तुमने जो टीवी में रिपोर्ट दी जा रही है उसके बारे में देखा कि उड़ीसा में एक फ्लड आई है और फ्लड में क्या हुआ है, बहुत सारी चीज़ें जो है डिस्ट्रॉय हो गई हैं, बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ है। तो यहाँ पर जो पिंकी होती है वो चिंटू से कहती है हाँ कि ये कितना स्ट्रेंज है कि यहाँ पर जो वाटर है वो हमें जीवन देता है और दूसरी तरफ जो हमारा जीवन है उसे ले भी लेता है। मतलब हम लोग जो है पानी के बिना नहीं रह सकते, हमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हम कुक करते हैं पानी से, अपने कपड़ों को वॉश करते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें हमें वाटर की ज़रूरत होती है। तो वो ये दोनों आपस में बातें करते हैं जो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे पहले हम वाटर के फिगर के बारे में जान लेते हैं कि वाटर की क्या सिचुएशन है इस अर्थ के ऊपर। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है 96.5% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्ल्ड्स वाटर इज एस्टिमेटेड टू एग्जिस्ट एज ओशियंस एंड नियरली 2.5% एज फ्रेश वाटर। तो देखिए, यहाँ पर ही देखते हैं पहले। तो यहाँ पर बताया गया है कि 96.5% जो है वो टोटल वॉल्यूम, मतलब वर्ल्ड में जो ओशियन है उस पर 96.5% वाटर है और केवल 2.5% जो है फ्रेश वाटर है। नियरली 70% ऑफ दिस फ्रेश वाटर ओकर्स एज द आइस शीट एंड ग्लेशियर इन अंटार्कटिका। तो यहाँ पर जो 70% वाटर है, यानी कि 2.5% में से जो 70% वाटर है वो आइस शीट और ग्लेशियर के रूप में है, जो ग्रीनलैंड एंड माउंटेनियस रीजन में पाया जाता है। और जबकि जो हमारा 30% वाटर बच जाता है जो वो स्टोर किया गया है ग्राउंड वाटर के रूप में, यानी कि वो ग्राउंड वाटर के रूप में स्टोर है। तो यहाँ पर हमें पूरी फिगर समझ में आ जाती है कि 96.5% तो ओशियन में है पानी, 2.5% जो बचा हुआ है उसमें क्या है, उसमें 70% जो है वो आइस शीट और ग्लेशियर के रूप में है, जो आपका 2.5% है, और उसी का 30% जो बच जाता है वो ग्राउंड वाटर है। तो ये फिगर हमने पढ़ लिया। देखते हैं चैप्टर में। यू ऑलरेडी नो दैट 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। तो हमने पढ़ लिया है कि 3/4 पार्ट जो है अर्थ की सरफेस का वो वाटर से कवर है, बट ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ इट अकाउंट्स फॉर फ्रेश वाटर दैट कैन बी पुट टू यूज। अब इसमें केवल एक स्मॉल प्रोपोर्शन में, स्मॉल क्वांटिटी में ऐसा वाटर है जो फ्रेश वाटर है और जिसे हम यूज कर सकते हैं। दिस फ्रेश वाटर इज मेनली ऑब्टेन फ्रॉम द सरफेस रन ऑफ एंड ग्राउंड वाटर। तो यहाँ पर रन ऑफ का पता चला, हमें ग्राउंड वाटर का पता चला। रन ऑफ है जैसे कि बहता हुआ पानी है, लेक है, रिवर है, इन सब का पानी है, और ग्राउंड वाटर है जो जमीन के अंदर रहता है। तो इसमें बताया गया है कि ये जो फ्रेश वाटर है ये कहाँ से हम ऑब्टेन करते हैं, रन ऑफ से, सरफेस रन ऑफ से और ग्राउंड वाटर से, that is continually being renewed and recharged through the hydrological cycle। और जो हमेशा रिन्यूड होता रहता है, रिचार्ज होता रहता है, किससे? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से। all water move within the hydrological cycle ensuring that water is a renewable resources। इससे हमें पता चलता है कि जो वाटर है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज और किसके माध्यम से होता है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के माध्यम से होता है। You might wonder that if 3/4 of the world is covered with water and water is a renewable resource, then how it is that countries and regions around the globe suffer from water scarcity। Scarcity means होता है कमी होना। Why it is predicted that by 2025 nearly 2 billion people will live in absolute water scarcity। तो यहाँ पर हमने जाना कि हम, मतलब ये कितनी आश्चर्य की बात है कि हमें ये पता चल रहा है कि 3/4 पार्ट जो है अर्थ का वो वाटर से कवर है और जो वाटर है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी है। फिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जो कंट्रीज़ हैं, रीजन्स हैं, वो सब वाटर स्कार्सिटी यानी कि पानी की कमी को सफ़र कर रहे हैं। वाई इट इज़ प्रिडिक्टेड, मतलब किस तरह से ये अनुमान लगाया जाता है कि 2025 में जो 2 बिलियन पीपल हैं उन्हें पानी की बहुत ज़्यादा कमी होने वाली है।
वाटर स्कार्सिटी एंड नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। तो देखिए वाटर स्कार्सिटी क्या है, हमें क्यों ज़रूरत है कंजर्वेशन करने की और मैनेजमेंट करने की इस वाटर की। तो जानते हैं गिवन द अबंडेंस एंड रिन्यूएबिलिटी ऑफ वाटर, हम जानते हैं कि जो वाटर है उसकी प्रचुर मात्रा भी है और वो रिन्यूएबल भी है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन दैट वी मे सफ़र फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी। तो ये इमेजिन करना बहुत मुश्किल होता है कि हम किसी दिन वाटर स्कार्सिटी को सफ़र करेंगे, हमारे सामने ये वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम आने वाली है। द मोमेंट वी स्पीक ऑफ वाटर शॉर्टेज वी इमीडिएटली, जैसे ही हम वाटर शॉर्टेज के बारे में सोचते हैं ना तो हमारे दिमाग में क्या इमेजिन होता है, हम क्या सोचते हैं, एसोसिएट विद द रीजन हैविंग लो रेनफॉल और दोज दैट हैड ड्रॉथ प्रोन। तो हम किसके बारे में सोचते हैं, उन सभी रीजन के बारे में सोचते हैं जहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होती है और जहाँ पर सूखा अक्सर पड़ता रहता है। वी इंस्टेंटियसली visualize the desert of Rajasthan and women balancing many matkas used for collecting and storing water and traveling a long distance to get water। तो तुरंत से हमारे मन में एक और इमेज आती है, हम क्या सोचते हैं, हम विजुलाइज करते हैं उस डेजर्ट को, राजस्थान को, जहाँ पर जो वुमेन होती हैं वो मटका जो अर्थन पोर्ट होते हैं उसे बैलेंस करती हैं। जो वुमेन है वो दूर तक जाती हैं और पानी को लेकर आती हैं और पानी की वहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होती है। ट्रू, द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज वेरीज ओवर स्पेस एंड टाइम। तो टाइम और स्पेस को हम देखते हैं कि किस तरह से वाटर की अवेलेबिलिटी होती है, यानी कि किस जगह पर कितना वाटर है, क्या टाइम चल रहा है उस समय जिस समय पानी की कमी है या कई बार ज़्यादा भी होता है। मेनली ड्यू टू द वेरिएशन इन सीजनल एंड एनुअल प्रेसिपिटेशन मीन्स जैसे बारिश होना। तो जैसे कि जो अवेलेबिलिटी है वाटर की वो किस पर डिपेंड करती है, स्पेस पर, यानी कि किस जगह पर की बात हो रही है, किस टाइम की बात हो रही है, मतलब जो सीज़न होता है वो क्या है कि बारिश का सीज़न है, एनुअल प्रेसिपिटेशन हो रही है, यानी कि बारिश पर डिपेंड करता है, टाइम पर डिपेंड करता है और जगह पर डिपेंड करता है वाटर की अवेलेबिलिटी। बट वाटर स्कार्सिटी इज मोस्ट केसेस इज कॉज्ड बाय द ओवर एक्सप्लॉयटेशन, excessive यूज एंड अनइक्वल एक्सेस ऑफ वाटर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। एक और चीज़ है जो वाटर स्कार्सिटी जहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है, जैसे कि ज़्यादा यूज़ करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अनइक्वल यानी कि बराबर मात्रा में जो वाटर है उसको नहीं प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे सोशल ग्रुप हैं जहाँ पर पानी ज़्यादा प्रोवाइड किया जाता है, कुछ ग्रुप ऐसे हैं जहाँ पर पानी कम प्रोवाइड किया जाता है या जहाँ पर हम पानी को पहुँचा नहीं सकते, ऐसी भी कुछ जगह होती है। तो प्लेस पर डिपेंड करता है, टाइम पर डिपेंड करता है और वर्षा पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है जिसे आप खुद से रीड कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर बताया गया है वाटर एवरीवेयर, नो ड्रॉप टू ड्रिंक, वाटर अ हैवी डाउन प्योर, अ बॉय कलेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर इन कोलकाता। तो यहाँ पर देखिए पानी पानी चारों तरफ है लेकिन पीने के लायक एक बूंद भी नहीं है। तो ये सारा सीन यहाँ पर दिखाया गया है विच इज़ नॉट मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे देखते हैं। तो जैसा हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि पानी बहुत ज़्यादा है, हर जगह पानी है, लेकिन पानी पीने का पानी या जो फ्रेश वाटर है उसकी कमी है। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन उठाया गया है, वेयर इज़ देन वाटर स्कार्सिटी लाइकली टू ऑकर। तो कहाँ पर ये जो पानी की स्कार्सिटी होती है, क्यों होती है। एज यू हैव रीड द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जैसा कि आपने पढ़ा है कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से फ्रेश वाटर कैन बी ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम प्रेसिपिटेशन, सरफेस रन ऑफ एंड ग्राउंड वाटर। हमने पढ़ा कि हाइड्रोलॉजिकल से हम पानी को जो है प्रोड्यूस करते हैं और जो पानी होता है वो डायरेक्टली हम यूज़ करते हैं फ्रेश वाटर प्रेसिपिटेशन से, बारिश से करते हैं, सरफेस जो होती है, जो रन ऑफ सरफेस होती है उससे हम ऑब्टेन करते हैं या ग्राउंड वाटर से ऑब्टेन करते हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल दैट एन एरिया और रीजन
may have ample water resources but still facing water scarcity। कोई भी एक एरिया हो सकता है, कोई भी एक रीजन ऐसा हो सकता है जहाँ पर वाटर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी वहाँ के लोग वाटर स्कार्सिटी को फेस कर रहे हैं। मैनी ऑफ आवर सिटीज़ आर सच एग्जाम्पल्स, ऐसे कुछ एग्जाम्पल हमारे कुछ शहर भी हैं। दस वाटर स्कार्सिटी मे बी एन आउटकम ऑफ लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड कॉन्सिक्वेंट ग्रेटर डिमांड फॉर वाटर। तो इसके कारण क्या हो सकती हैं, वाटर स्कॉर्सिटी के कारण क्या हो सकते हैं, जैसे ग्रोइंग पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो पानी का यूज़ भी उतना ही ज़्यादा होगा, जैसे कि डिमांड बहुत ज़्यादा है वाटर की, एंड अनइक्वल एक्सेस। अभी ऊपर बताया था कि अनइक्वली एक्सेस है, कुछ लोगों के पास उसे यूज़ करने के लिए कुछ ज़्यादा साधन है, तो वहाँ पर अनइक्वल एक्सेस होगा, बहुत ज़्यादा वो यूज़ करेंगे। अ लार्ज पॉपुलेशन मीन्स मोर वाटर नॉट ओनली फॉर डोमेस्टिक यूज़ बट ऑल्सो टू प्रोड्यूस मोर फूड। अब पॉपुलेशन ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि डोमेस्टिक यूज़ के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत होगी, और केवल डोमेस्टिक यूज़ के लिए ही नहीं, जो फूड हम ग्रो करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उसके लिए भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत होगी। हैंस टू फैसिलिटेट हायर फूड ग्रेन प्रोडक्शन। तो वही बात है कि फूड को उगाने के लिए, ग्रेन को उगाने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए पानी की ज़्यादा ज़रूरत होगी। वाटर रिसोर्सेज आर बीइंग ओवर एक्सप्लॉइटेड टू एक्सपेंड इरीगेटेड एरियाज एंड ड्राई रीजन एग्रीकल्चर। तो देखिए, जहाँ पर फूड ग्रेन प्रोडक्शन ज़्यादा होगा वहाँ पर वाटर रिसोर्सेज को ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाएगा, और जो एरिया है उसे इरीगेट करना पड़ेगा। जो ड्राई सीजन है, एग्रीकल्चर जब वहाँ पर होगी तब भी पानी को ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। यू मे हैव सीन इन मैनी टेलीविज़न एडवर्टाइजमेंट द मोस्ट फार्मर हैव दियर ओन वेल्स एंड ट्यूब वेल्स इन दियर फार्म्स। तो जैसे कि आप एडवर्टाइजमेंट में कई बार देखते हैं कि कुछ फार्मर्स होते हैं, उनके पास खुद का वेल होता है, खुद के ट्यूब वेल्स होते हैं अपने फार्म को इरीगेट करने के लिए। टू इंक्रीज दियर प्रोड्यूस, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए वो खुद का ट्यूबवेल और वेल यूज़ करते हैं अपने खेतों में। बट हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट दिस कुड रिजल्ट इन, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि इसका रिजल्ट क्या होगा? दैट इट मे बी लीड टू फॉलिंग अंडरग्राउंड वाटर लेवल। इससे क्या होगा, जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका लेवल जो है गिर जाएगा, adversely affecting water availability and food security of the people। अब इससे क्या होगा, वाटर लेवल के घट जाने से जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो भी अफेक्ट होगी, और जो हमारी फूड सिक्योरिटी है लोगों की वो भी अफेक्टेड होगी। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया विटनेस इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। अब जब इंडिया जो है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद क्या हुआ, मतलब इंडिया विटनेस है इस चीज़ का कि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज लगने लगी, बहुत ज़्यादा लोग जो है शहरों में जाकर रहने लगे। लार्ज इंडस्ट्रियल हाउस आर एज कॉमन प्लेस एज द इंडस्ट्रियल यूनिट ऑफ मैनी मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस। मतलब ये सब, जैसे इंडस्ट्रियल हाउस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे, वैसे ही इंडस्ट्रियल यूनिट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। द एवर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज हैज़ मेड मैटर रोज बाय एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन द एग्जिस्टिंग फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। अब जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ के नंबर जो है इंक्रीज़ होने लगे, वैसे जो ये फ्रेश वाटर रिसोर्सेज था इसका मैटर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है डिप्लीशन वाटर का होने लगा। इंडस्ट्रीज अपार्ट फ्रॉम बीइंग हैवी यूज़र ऑफ वाटर, अब इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वाटर का, ऑल्सो रिक्वायर पावर टू रन दैम, और उस जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें चलाने के लिए पावर की भी ज़रूरत होती है। मच ऑफ दिस एनर्जी कम फ्रॉम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, और ये सारी एनर्जी यानी कि किसी इंडस्ट्री को चलाने के लिए एनर्जी कहाँ से आती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से आती है। टुडे इन इंडिया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंट्रीब्यूट
अप्रोक्सीमेटली 22% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, मतलब जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है इसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कितना यूज होता है, 22% यूज होता है। Moreover, multiplying urban centers with large and dense populations and urban lifestyle have not only added to water and energy। तो ये जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, ये जो पॉपुलेशन हो रही है, बढ़ती चली जा रही है अर्बन में, तो उससे और जो उनका लाइफ स्टाइल है उससे ज़्यादा क्या यूज़ कर रहे हो, जो वाटर है और एनर्जी है, यानी कि पावर है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो बहुत ज़्यादा वो यूज़ करते हैं। बट हैव फर्दर एग्रावेटेड द प्रॉब्लम, इससे जो है वो वाटर को यूज़ कर रहे हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर रहे हैं, यही नहीं है बल्कि इससे जो प्रॉब्लम है वो आगे बढ़ती चली जा रही है। इफ़ यू लुक इनटू द हाउसिंग सोसाइटी ऑफ कॉलोनीज इन द सिटी, जैसे कि आप देखते हो कि हाउसिंग सोसाइटी है या कुछ सिटी में कॉलोनी बनी हुई है, यू वुड फाइंड दैट मोस्ट ऑफ दीज हैव देयर ओन ग्राउंड वाटर पंपिंग डिवाइस टू मीट दियर वाटर नीड्स। तो आप देखोगे कि जैसे गांव भी है या शहर भी है, जितने भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर आप पाओगे कि उनकी खुद की ग्राउंड वाटर पंपिंग डिवाइस है, जैसे कि समरसेबल ले लो या फिर कुछ दूसरी डिवाइस हैंडपम्प है, तो खुद की उनकी ग्राउंड वाटर पंपिंग डिवाइस है जिससे कि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। नॉट सरप्राइजिंगली वी फाइंड दैट fragile water resources are being overexploited and have caused their depletion in several of these cities। तो इन शहरों में इससे क्या होता है, इसमें कोई सरप्राइज होने की बात नहीं है कि अगर सबके पास अपना अपना कोई डिवाइस होगा ग्राउंड वाटर को पंप करने के लिए, तो इससे क्या होगा, जो वाटर रिसोर्सेज है उसका एक्सप्लॉयटेशन होगा और उसके ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होने की वजह से क्या होगा, डिप्लीशन होगा। तो ये शहरों में बहुत ज़्यादा हो रहा है। So far, we have focused on the quantitative aspects of water scarcity. Now, let us consider another situation where water is sufficiently available to meet the needs of the people. बट तो देखिए यहाँ पर अभी हमने क्या पढ़ा कि किस तरह से जो वाटर है उसकी क्वांटिटी है, फिर भी स्कार्सिटी है, तो किस तरह से हमने इस पर फोकस किया, हमने देखा इसे। तो अब हम जानेंगे, हम देखेंगे कि जो क्या सिचुएशन है, दूसरी सिचुएशन को देखेंगे कि जो दूसरे रीजन है वहाँ पर जो वाटर है बहुत सफिशेंट है, यानी कि पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, बट द एरियाज स्टिल सफ़र फ्रॉम द वाटर स्कार्सिटी, लेकिन वो एरियाज अभी भी वाटर की कमी को सफ़र कर रहे हैं। दिस स्कार्सिटी मे बी ड्यू टू बैड क्वालिटी ऑफ वाटर, किस वजह से ये जो स्कार्सिटी है, ये जो वाटर है उसकी बैड क्वालिटी की वजह से हो रही है। लेटली, हाल ही में, देयर हैज़ बीन ग्रोइंग कंसर्न दैट इवन इफ देयर इज एम्पल वाटर to meet the need of the people, much of it may be polluted by the domestic and industrial waste, chemical, pesticides and fertilizers used in agriculture, thus making it hazardous for human use। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि हमें पता है कि जो वाटर है वो पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन चिंता की बात क्या है, वो पानी जो लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर सकता है उसकी जो ज़्यादातर मात्रा है वो डोमेस्टिक यूज़ से, इंडस्ट्रियल वेस्ट से और जो केमिकल हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, उनसे वो सब ख़राब हो चुके हैं। उसकी जो क्वालिटी है वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है और वो इस हाल में हो गए हैं कि जो लोग हैं, जो ह्यूमन हैं, अगर उसका यूज़ करते हैं तो वो उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। You may have already realized that the need of our is to conserve and manage our water resources to safeguard ourselves from health hazards, to ensure food security, continuation of our livelihood and
productive activities and also to prevent degradation of our natural ecosystem। तो हमें रियलाइज़ हो गया है, हमने जान लिया है कि वाटर को कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है, मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। जो वाटर रिसोर्सेज हैं उन पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को सेव करने के लिए, अपनी हेल्थ को सेव करने के लिए, जो हमारी फूड सिक्योरिटी है उसके लिए जो वाटर है उसको कंजर्व करना, मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी जीविका को चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हमें वाटर को कंजर्व और मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो हमारी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि फूड को प्रोड्यूस करना या दूसरी हमारी इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं उन्हें प्रोड्यूस करने के लिए, डिग्रेडेशन को रोकने के लिए और जो नेचुरल इकोसिस्टम है उसे प्रिवेंट करने के लिए हमें वाटर को कंजर्व करना, मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन and mismanagement of water resources will impoverish this resource and cause ecological crisis that may have profound impact on our लाइव्स। तो देखिए, अगर हम इसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन करते रहेंगे, हम मिसमैनेजमेंट रखेंगे यानी कि इसे सही से मैनेज करके नहीं रखेंगे, तो ये सारी प्रॉब्लम जो हैं आगे हमारे खड़ी रहेंगी। ये जो हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम है इसमें भी प्रॉब्लम आगे आती रहेंगी और हमारे जीवन पर इसका प्रभाव पड़ता रहेगा। तो यहीं पर हम आज का टॉपिक ख़त्म करते हैं। आने वाली वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। अगर आप न्यू विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।